तो अब हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है हमारे दो प्रकार के, एक जिसको कहते हैं हम इंट्रामोलिकुलर और दूसरा हमारा होगा इंटरमोलिकुलर। यदि कोई बॉन्ड एक ही मोलिक्यूल के अंदर है तो उसको हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर। जैसे CO2 का हम एग्जांपल देखें तो CO2 जो है, यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन और जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो हमारा इंट्रामोलिकुलर रहेगा। परंतु इंटरमोलिकुलर जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो वो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं वाटर के अंदर तो HOH, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन की वजह से दूसरे वाला जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर भी क्या लगेगा, कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स से जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर। ओके, तो अब हमारे इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्ड हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा आयनिक बॉन्ड, सेकंड हमारा कोवलेंट बॉन्ड और थर्ड हमारा मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। इसी प्रकार से इंटरमोलिकुलर की बात करें तो वैन डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारा इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं समझे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। तो ये वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमारे लास्ट सेल के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, टेक पार्ट इन द केमिकल कम्बिनेशन टू फॉर्म मोलिक्यूल। और यही केमिकल कम्बिनेशन में, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और एक मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा जो है सोडियम, तो सोडियम की बात करें तो उसमें 3 सेल होते हैं और 3 सेल में जो हमारा लास्ट वाला सेल है उसी को हमने वैलेंस सेल कहा, और उसमें वैलेंस सेल में हमारे एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तो ऑक्सीजन के अंदर हमारे जो हैं 2 सेल होंगे। फर्स्ट वाले में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड वाले में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। और ये 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। इसी प्रकार से यदि हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन के अंदर भी हमारे 3 सेल होंगे, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। जो हमारा थर्ड सेल होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और वे 7 के 7 ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर या लेविस सिंबल भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के लिए हमारा जैसे कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो किए। सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। बोरोन है वो 13 का है तो उसमें 3 आएंगे। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 6, हमारा नाइट्रोजन है उसमें 5, ब्रोमीन है उसमें 7। तो हम हर एक एलिमेंट के लिए इस प्रकार से लेविस सिंबल को दिखा सकते हैं और यही इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के दौरान। सल्फर है, जैसे सल्फर के लिए 6। इसी प्रकार से यदि सल्फर 2 नेगेटिव, अब 2 नेगेटिव का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख रखे हैं। तो जो एक न्यूट्रल जो हमारा सल्फर था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, परंतु इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसके अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे। ऐसे ही हमारा एक एग्जाम्पल है जो है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में, परंतु एल्यूमिनियम ने जब तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो हम उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन जो है शो नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी प्रकार से यदि इसने क्या किया, जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया
तो डोनेट करने के बाद में इसमें अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, H पॉजिटिव हो गया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास जो है आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और जो हमारा न्यूट्रल फॉर्म में है हाइड्रोजन, उसमें हमारा क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। और हम बात करेंगे अब आयनिक बॉन्ड की कि आयनिक बॉन्ड हमारा क्या होता है। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि जो आयंस के बीच में बॉन्ड होगा उसको ही हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। यहाँ डेफिनेशन को देखते हुए, द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो ऐसे आयन जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, बोले तो नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको इकट्ठा रखता है, इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। हो सकता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो सकता है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो, ऐसे हम कह सकते हैं कई इलेक्ट्रॉन वहाँ हो सकते हैं। कहाँ से जाएंगे वे? आउटर मोस्ट एनर्जी सेल से। तो क्या कहता है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल ऑफ वन एटम टू आउटर मोस्ट एनर्जी सेल ऑफ द अनदर dissimilar atom so that both acquire the stable inert gas configuration। जैसा कि हमने पिछली बार बताया था कि कोई भी एटम है वो रिएक्शन क्यों करता है, वो बॉन्डिंग क्यों करता है, ताकि वो एक स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को जो है प्राप्त कर सके। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी हमारा जो है एलिमेंट है, कोई भी एटम है वो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, परंतु आयन की फॉर्म में, और अपोजिट चार्ज होने की वजह से उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा और इसी अट्रैक्शन से जो हमारा बॉन्ड बनेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। आयनिक बॉन्ड को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बहुत ही जो कॉमन सा एग्जाम्पल है NaCl का। तो Na जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है 281। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2, 8 और 1 होते हैं। अब वो जो स्टेबल होगा वो हो सकता है कि वो 288 हो जाए। तो ये क्या करेगा, स्टेबल जो है इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। ऐसे ही या फिर ये जो है स्टेबल होगा हमारा 28 में। अब इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, यदि ये 288 बनाएगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ऐड करने पड़ेंगे। परंतु यदि इसको 28 में रहना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी रीजन की वजह से ये जो हमारा केस है 288 वाला वो पॉसिबल नहीं है। बट हमारा जो है यहाँ 28 वाला जो केस है वो पॉसिबल है। और इसलिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और रिमूव करने के बाद में ये Na पॉजिटिव की फॉर्म में हमको दिखाई देगा। Na पॉजिटिव बोले तो सोडियम कैटायन। ओके। और जब हम बात करते हैं हमारे क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन जो है वो 287 होता है। अब वो भी जो है 2 फॉर्म में स्टेबल हो सकता है, या तो 28 हो जाए और या फिर 288 हो जाए। यदि इसको 28 होना है तो उसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से यदि इसको 288 होना है तो उसके लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करना पड़ेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, वही बात की एनर्जी रीजन की वजह से। तो इसलिए अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन करेगा, कहीं से ले लेगा, और इस प्रकार से हमारा जो है क्लोरीन अनायन बनेगा। और क्लोरीन अनायन बनेगा उसके बाद ये जो है सोडियम कैटायन और जो हमारा क्लोरीन जो है अनायन, दोनों इकट्ठे आएंगे और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और सोडियम कैटायन हो जाता है। इसी प्रकार से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और इससे ये क्लोरीन हमारा अनायन की फॉर्म में आया। और जैसे ही ये दोनों इकट्ठे होंगे तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। अब देखते हैं कि कौन से वो फैक्टर हैं
जो हमारे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है। तो फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी। यदि हम इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये कैटायन की सबसे जो है लो होनी चाहिए। जितनी लो होगी उतना ही क्या होगा, कैटायन की फॉर्मेशन आसान होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी अब सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी। अब जब हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो वो क्या होगा, कैटायन का फॉर्मेशन मुश्किल हो जाएगा। परंतु यदि वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वहाँ से हमारा क्या होगा, कैटायन की फॉर्मेशन इजी हो जाएगी और उससे हमारा कैटायन बनेगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमारी हाई होनी चाहिए। जितनी ये हाई होगी उतना ही हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में आसानी होगी, क्योंकि ये एनर्जी हमारी यूज की जा सकेगी। तो एनाइन के लिए क्या है, हमारी EgE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हाई होनी चाहिए, और जो है कैटायन है उसके लिए IE वो हमारी क्या है, लो होनी चाहिए। और इसी प्रकार से हमारे थर्ड प्रकार की एक एनर्जी और है जिसका नाम है लैटिस एंथैल्पी। ये भी हाई होनी चाहिए। और साइज ऑफ आयन शुड बी स्मॉल, तो जो है हमारा साइज है आयंस का वो स्मॉल होना चाहिए, और चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज शुड बी लार्ज। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। ये जो चार्ज डेंसिटी ये क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो जब भी बनेंगे वो नॉन डायरेक्शनल होंगे, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती और ना ही उनमें आइसोमराइजेशन होता। नॉन डायरेक्शन का मीनिंग क्या है कि उसमें ये फिक्स नहीं है कि कैटायन या एनायन कहाँ से जो है जुड़ेगा, कहाँ से वो फॉर्मेशन होगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो है हमारा Na पॉजिटिव, तो ये हमारा कैटायन है। अब यहाँ से क्लोरीन यहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, कहीं से भी करेगा। इसमें कोई भी एंगल डिसाइड नहीं होता कि कहाँ से वो अटैक करे। अब उसके बाद में बात करें, नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में। आयनिक कंपाउंड कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट नहीं करते, परंतु जब भी लिक्विड स्टेट में होंगे तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है और एक बहुत ही अच्छे जो है कंडक्टर की फॉर्म में भी यूज किए जा सकते हैं। अब बात करें सोल्युबिलिटी की, तो सोल्युबल इन पोलर सोलवेंट। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा पोलर सोलवेंट में ही सोल्युबल होंगे, जैसे वाटर के अंदर ये घुल जाएंगे। बट बेंजीन या ऑर्गेनिक के जो हमारे सोलवेंट हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं उसमें ये घुलेंगे नहीं, वे सोल्युबल नहीं होंगे। आगे बात करें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ हो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए। और आयनिक कंपाउंड की आयनिक रिएक्शन, ये हमेशा आयनिक रिएक्शन देंगे जो कि बहुत ही फास्ट होती हैं। उसके बाद में बात करें, ये हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ज़्यादातर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर ये हमको मिलेंगे। और इसी प्रकार से जब बात करते हैं ब्रिटल, जब हम इनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जब हमको इनको हैमर से बीट करेंगे तो ये क्या है, ब्रिटल होते हैं, ये पाउडर की फॉर्म में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल और नोट एग्जिबिट आइसोमराइजेशन, इनका कोई आइसोमराइजेशन नहीं होता। नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, सोल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड गिव आयनिक रिएक्शन दैट आर वेरी फास्ट, फाउंड इन द सॉलिड स्टेट और ब्रिटल इन नेचर। ये सात हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब कुछ आपके साल्ट जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आयनिक कंपाउंड्स में, तो सबसे पहले हमारा NaCl टेबल साल्ट, Ki हमारा पोटेशियम आयोडाइड जो है, पोटेशियम ये प्रोवाइड करता है हमको आयोडीन। और कैल्शियम फोस्फेट, तो कैल्शियम फोस्फेट जो है फर्टिलाइजर की फॉर्म में। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट इपोसम साल्ट कहते हैं। सोडियम नाइट्राइट जो मीट प्रिजर्वेशन में काम आएगा। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट और गन पाउडर मैच फायर वर्क बनाने में काम आएगा। सोडियम कार्बोनेट सोप बनाने में। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा एंटासिड की फॉर्म में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड डिओड्रेंट्स में। और कैल्शियम एसीटेट
जो है हमारा डाइंग या टैनिंग में यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।